कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम अध्याय 1 इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। द इंटरनेट आर्किटेक्चर। अब इंटरनेट ये बहुत पॉपुलर इंटरनेटवर्क्स है, यानी कि इतने सारे नेटवर्क्स जो हैं उसमें सबसे पॉपुलर इंटरनेट ही है। इसका आर्किटेक्चर कैसे है, यानी कि इसमें चीज़ें जुड़ी कैसे हैं, क्या लेवल है, किस लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर जो फिगर है, यहाँ बहुत बड़े लेवल पे, हाई लेवल का जो ओवरव्यू दिखाने की कोशिश की है कि वाकई में इंटरनेट का आर्किटेक्चर क्या है। तो शुरुआत करते हैं इस घर से जहाँ पर आप बैठे हैं। यहाँ पर कंप्यूटर है या कोई कंप्यूटिंग डिवाइस है, यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ से आप कनेक्शन शुरू करते हैं ISP के लिए। ISP मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो नेटवर्क, ये ISP का है। और ISP इसी को आप पैसा देते हैं। बेसिकली इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आप ISP को पैसा देते हैं। जब एक बार आप ये कनेक्टिविटी स्थापित कर लेते हैं, तब आप यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ, मतलब ये पूरा कनेक्शन आपका स्थापित हो जाता है और आप डेटा का एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट को कर सकते हैं, डेटा सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। तो ये होता कैसे है, कैसे आप कनेक्ट करेंगे? आपका घर है ये, तो सबसे बढ़िया अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो केबल नेटवर्क है इसको हम HFC कहते हैं, हाइब्रिड फाइबर कोएक्शियल। ये एक HFC नेटवर्क है और ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे केबल ट्रांसमिशन होता है। और ये जो है पैकेट बेस्ड ट्रांसपोर्ट, जिसको हम DOCSIS यानी कि डेटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, इसका इस्तेमाल करता है। और इसमें आप डेटा सर्विसेज यूज कर सकते हैं, जिसमें टेलीविजन चैनल देखते हैं, हाई स्पीड डेटा और वॉइस, सारी चीजें इसमें देखी जाती है। अब जो आपके घर में है, मतलब होम एंड पे, यहां पर आप देखेंगे ये आपका केबल मॉडेम है। और जो आप एंड पे देखेंगे, जहां आपका एक्चुअल ISP से कनेक्ट होने के लिए जा रहा है, या कहें केबल हेड एंड, जहां पर एक केबल निकल रही है, उसको कहा जा रहा है आपका केबल हेड एंड, यानी कि केबल मॉडेम यहां पर हो गया। आपके घर से केबल मॉडेम निकलता है और ये केबल हेड एंड हो गया। अब इसको हम कहते हैं, ये वाला जो हो गया, इसको कहेंगे केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम, यानी ये जो पार्ट है ये है CMTS। क्या हो गया? CMTS। अब इसमें एक शब्द आ गया है मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम का काम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी ये करता क्या है, जैसे आपका कंप्यूटर है, अब ये टेलीफोन लाइन है। अब टेलीफोन लाइन ये तो एनालॉग सिग्नल पे चलती है, आपका कंप्यूटर है ये पूरी तरीके से डिजिटल है। तो डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए आपको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर की जरूरत होती है। तो यहाँ से डिजिटल जा रहा है, मॉडेम इसको परिवर्तित कर देगा एनालॉग में, फिर ये एनालॉग जा रहा है, उसके बाद ये, क्योंकि अब ये कंप्यूटर में आना है तो इस एनालॉग को फिर डिजिटल में चेंज करना पड़ेगा। यही काम होता है मॉडेम का। और अभी का अगर रीसेंट स्टैंडर्ड आप DOCSIS का देखें तो 3.1 फुल ड्यूप्लेक्स है, और इसमें डेटा रेट कम से कम आप मान लीजिए 10 Gbps तक मिल जाता है। बहुत अच्छा डेटा स्पीड है ये तो एक तरीका हो गया। आपने क्या किया कि भाई केवल टेलीविजन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज कर लिया। दूसरा तरीका है ये FTTH का, फाइबर टू दी होम, FTTH। इसमें क्या होता है कि फाइबर ले डाउन होता है और आपका जो कनेक्शन होगा इसके साथ, जो ISP इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वो आपका FTTH के थ्रू होगा। अब यहां पर क्या हो गया, आपने ये कनेक्शन ले लिया या ये कनेक्शन ले लिया, इसके थ्रू आप ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ISP, बेसिकली वो कंपनी जिसको आप पैसा देते हैं, उसके थ्रू, उसके नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो कनेक्शन, वो लोकेशन जहां पर आपका, या जैसे आपने यहां से पैकेट भेजना शुरू किया, मतलब डेटा कनेक्शन स्थापित किया, जिस पॉइंट पे ये ISP पे एंटर होगा, इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। क्या कहा जाता है? ये देखिएगा, ये मान लीजिए आपका घर है, ये घर है, और यहां से आप जो भेज रहे हैं, यहां से भेज रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ना, इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रेजेंट, POP। क्लियर हो गया? यहां पर भी देखिए POP दिखाने की मैंने कोशिश की है। ये आपका, यहां से आप क्यों कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये एंट्री पॉइंट है आपके डेटा की। यहां से आगे सब चीजें डिजिटल है
और पैकेट स्विच्ड है इसके आगे इंटरनेट आर्किटेक्चर में। अब आईएसपी जो हो सकता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपका एकदम रीजनल हो सकता है, जैसे आपका शहर हो, ये पूरा कंट्री हो सकता है, पूरा देश, और इंटरनेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बैकबोन दिखाया ये सारा वर्टिकल दिखाया है, क्योंकि अलग 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 हैं जो इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ये एक तरीके से ऊपर लेवल पे आप समझ लीजिए इसको। अब ये जो आर्किटेक्चर है इसमें बहुत लंबी लंबी लाइन हो सकती है ना, और यहाँ पर क्या होगा कि आपको राउटर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है जहाँ से डेटा आ रहा है, अलग अलग सिटीज हैं जिस पे आईएसपी को काम करना है। तो ये जो इक्विपमेंट ये काम करता है इसको हम बैकबोन कहते हैं। आईएसपी के लिए जो ये काम करता है उसको हम कहते हैं बैकबोन। अब ये देखिएगा कि यदि पैकेट डायरेक्टली किसी होस्ट पे जा रहा है, किसी कंप्यूटर पे जा रहा है, अगर वो आईएसपी नेटवर्क में है तब तो डायरेक्ट पहुंच जाएगा। अगर वो आईएसपी पे नहीं है तब आप क्या करेंगे, तब ये बैकबोन पे चला जाएगा और फिर वो जो आईएसपी के लिए डेस्टिन्ड होगा वहां चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने इधर भेजा, ऐसे बताता हूं मैं आपको, यहां पर आप हैं और आपने भेजा इसको, अगर ये आईएसपी पे है, ठीक है जी, पैकेट जो है वो डायरेक्ट ऐसा होस्ट है, यहां पर भी एक साहब होंगे, तो ये होस्ट है, यहां पर डायरेक्टली चला जाएगा, ठीक है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है तो इस बैकबोन पे जाके, जो है ये यहां पर क्लियर बैकबोन नेटवर्क दिया गया है, इस बैकबोन पे जाएगा। अगर यहां से गया और वापस यहां आ गया तब तो ये एक ही डेस्टिनेशन पे हो गया, वही यूज कर लेगा। लेकिन नहीं गया, अगर वो किसी और इस पे है, तो आपको इस बैकबोन का इस्तेमाल करके फिर भेजना पड़ेगा यू करके, ठीक है जी। आईएसपी जो है, आईएसपी तक हम आ गए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं, या कि ये कहें कि इनके जो नेटवर्क्स होते हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं आईएक्सपी के थ्रू। किसके थ्रू? आईएक्सपी। मैं आईएक्सपी दिखाना चाहूंगा आपको। यहां पर ये देखिएगा आईएक्सपी में क्या क्या है। ये है आपका आईएक्सपी, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, और यहां पर आईएसपी है, ये आईएसपी है, ये आईएसपी है और ये आईएसपी है। ये किसके थ्रू कनेक्टेड है? तो बेसिकली आईएक्सपी है क्या? ये कुछ नहीं है, यहां पर राउटर्स रखे हैं, ठीक है। और राउटर का काम क्या होता है? डेटा को राउट करना, यहां से वहां भेजना। ये जो कनेक्टेड आईएसपीज हैं, अगर आप मान लीजिए ये और ये आईएसपी आपस में कनेक्टेड होता तो हम कहते हैं कि ये और ये पीयर हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। क्लियर हो गया? ये आपस में पीयर हो गया, है ना। अब इसमें क्या होगा कि जो पीयर होते हैं वो कई जगह आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के ओवरलैपिंग, जैसे मान लीजिए एक इधर कवर कर रहा है, दूसरा ऐसे कवर कर रहा है, तो ये ओवरलैपिंग रीजन होगा ज्योग्राफिकली इसको देखा जाए। मैंने जैसे बताया कि आईएक्सपी कुछ होता नहीं है, यहाँ पर राउटर होते हैं और हर एक आईएसपी के लिए एक राउटर होगा। देखिए इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, और ऐसे ही यहाँ पर इसके लिए ये है। तो बहुत ये इसके अंदर होता क्या है कि बेसिकली ये बहुत फास्ट लैन है, मतलब राउटर्स का लैन है, क्योंकि आपको एक आईएसपी से दूसरे आईएसपी बैकबोन पे, मतलब जैसे एक आईएसपी बैकबोन है, ऐसे मल्टीपल होंगे, उनमें डेटा ट्रांसफर करना है, उसके लिए जबरदस्त तरीके से स्पीड होनी चाहिए। एक यहां पर मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं, ये है सबसे बड़ा आईएक्सपी यानी इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। ये एम्स्टरडैम में है और इसका नाम है AMS IX। इसमें मतलब ये कनेक्ट कितने को करता है? 800 से ज्यादा आईएसपी इसमें कनेक्ट होते हैं और 4000 गीगाबिट्स मतलब 4 टेराबिट्स हर एक सेकंड डेटा ट्रांसफर होता है। और ये जो बात है ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि पीयरिंग चॉइस कैसी है। जैसे अगर ये दोनों आपस में पीयर है तो डायरेक्ट चला जाएगा, मतलब अगर आईएसपी डायरेक्टली इसको भेज सकता है अगर ये पीयर है। अगर पीयर है तो ये आपस में कनेक्टेड होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये किसके थ्रू जाएगा? आपके ट्रांजिट के थ्रू। अब मैं इसका चित्र आपको इसको और थोड़ा सा बताऊंगा चित्र के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों अलग अलग तरीके हैं, या तो आप यूज कर सकते हैं, अगर पीयरिंग है तो इंटरकनेक्शन इनके बीच में है डायरेक्ट भेज सकते हैं, और नहीं है तो फिर आपको किसी ट्रांजिट प्रोवाइडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां पर आप देख रहे हैं अलग अलग टीयर है, ये टीयर 1 है, ये टीयर 2 है, ऐसे टीयर 3 है। तो अलग अलग टीयर पे कैसे आर्किटेक्चर है।
कुछ ऐसे ट्रांजिट प्रोवाइडर्स हैं जो बड़े ज़बरदस्त हैं, जो ट्रांजिट देते हैं, और ट्रांजिट मतलब जो जिनके बीच में पेयरिंग नहीं है। अगर आईएसपी, एक आईएसपी और दूसरे आईएसपी के बीच में पेयरिंग नहीं है, ये हो सकता है वोडाफोन का हो या जियो का हो, किसी भी कंपनी का हो सकता है, इनके पीछे पेयरिंग नहीं है, तो ये ज़रूर किसी न किसी ट्रांजिट का इस्तेमाल करेंगे। तो जिस ट्रांजिट का इस्तेमाल करेंगे वो बहुत बड़े बड़े ट्रांजिट हैं, प्रोवाइडर्स हैं, जो आपका बैकबोन प्रोवाइड करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए। इसमें आपका AT&T है, इसमें लेवल 3, इस तरीके के बहुत बड़े बड़े जायंट हैं जो पूरे विश्व में इनके ज़बरदस्त नेटवर्क्स हैं, है ना। बहुत सारे राउटर्स हैं और बहुत अच्छी बैंडविड्थ के फाइबर ऑप्टिक लिंक से इन्होंने पूरे विश्व को कवर करके रखा है। अब कंपनीज, मान लीजिए आप फेसबुक और नेटफ्लिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनका क्या करेंगे? वो तो इतने बड़े डेटा प्रोवाइडर्स हैं या डेटा कंटेंट डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर आप ये चित्र जो देख रहे हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये डेटा सेंटर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने खुद का इंस्टॉलेशन करते हैं डेटा सेंटर्स का, उसको हम कहते हैं सर्वर फार्म। क्या कहेंगे? सर्वर फार्म। अब यहाँ पर ये जो चित्र देख रहे हैं, ये है गूगल का। किसका है? गूगल का। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त पैसा यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूशन या फिर कहें ये सर्वर फार्म बनाने में लगाया है। ये जो चित्र है, ये है डैलस का, ओरेगॉन का। और क्योंकि ये जो जहाँ पर आप सर्वर फार्म लगाते हैं, बड़े बड़े राउटर्स होते हैं और हज़ारों के तादाद में ये राउटर्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। तो यहाँ पर ये जो नदी देख रहे हैं, ये है कोलंबिया रिवर, और यही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े जायंट्स हैं, उन्होंने ये भी किया है कि ऐसा सेटअप लगा दिया जहाँ से उनको फ़ायदा हो। अब जो मैं आपको चित्र दिखाना चाहता हूँ, पहले कि इसको क्लियर कर दूँ, इसमें यह है कि पहला का जो आर्किटेक्चर है, जो कन्वेंशनली चला आ रहा था, वो इस तरीके का था। कैसा था कि भाई पूरे नेशनल, मतलब जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान के बारे में बात कर लीजिए, हिंदुस्तान का एक बैकबोन प्रोवाइडर होगा, है ना, पूरे बड़े लेवल पे। रीजनल एक्सेस प्रोवाइडर, जैसे अलग अलग स्टेट्स ले लीजिए, वहाँ पर एक आईएसपी होगा, किसी और कंपनी का दूसरा आईएसपी होगा, ऐसे आईएसपी होंगे। अब मान लीजिए ये लोकल लेवल पे आ गए, अब आपके शहर पे लेवल पे आ गए, तो यहाँ पर एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आ गया, यहाँ पर आईएसपी हो गया। अब अगर ये आईएसपी पेयरिंग है, तो अगर आपके घर में, ये आप घर में बैठे हैं ना, ये आईपी नेटवर्क, ये आपके घर के कंप्यूटर हो गए, तो रीजनल से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका एक पेयरिंग है इनके बीच में, इस आईएसपी के बीच में पेयरिंग है। और अगर नहीं है तो आप ये ट्रांजिट नेटवर्क का यूज़ करेंगे। यहाँ ये डॉट 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 जो दिख रहा है वो ट्रांजिट है। हो सकता है ये आईएसपी आपस में कनेक्टेड ना हो, या फिर ये एक दूसरे को पेयरिंग या दोस्त यार ना समझते हो, तो इस तरीके से फिर कम्युनिकेशन होगा। लेकिन अभी का समय क्या हो गया, थोड़ा परिवर्तन हो गया। इसके बारे में समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पिछले 10 साल गुजरे हैं, इसमें यह हायरार्की पूरी चेंज हो गई है, पूरी तरीके से चेंज हो गई है। क्योंकि यहाँ पर आपके बड़े बड़े जायंट, बहुत बड़े बड़ा नाम, गूगल हो गया, नेटफ्लिक्स, ट्विच, अमेजन, ये आ गए, और इनके पास सीडीएन है ना, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स हैं इनके पास। जैसे ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड सीडीएन कौन कौन करता है? अकामाई हो गया, लाइमलाइट हो गया, क्लाउडफेयर हो गए। तो अगर आप अभी चित्रण देखेंगे इसका, तो ये बिल्कुल ही परिवर्तित हो चुका है, ये अलग से फ्लैटनिंग हो गई, क्योंकि यहां पर लार्ज कंटेंट कंज्यूमर होस्टिंग सीडीएन्स आ गए। तरीका वही रहा, लेकिन थोड़ा सा फ्लैटनिंग हो गई है, यानी बल्जिंग आउट हो गया है। इस तरीके की हायरार्की नहीं है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क्स, अब आप फोन यूज करते हैं, फोन कहीं ना कहीं जब आप फोन करते हैं तो बीच में से कोई ना कोई राउटिंग होगी, कनेक्शन होगा। तो आज के समय में अगर मैं आपको बताऊं तो 8.1 बिलियन, आप मान के चलिए कि 1.4 बिलियन चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन है, मतलब 1.38 हम लोग हैं, वो लोग 1.4 है। अब मान के चलिए हम दोनों की पॉपुलेशन मैंने बता दिया आपको, 8.1 बिलियन मोबाइल सब्सक्रिप्शन है पूरे विश्व में। 2027 में ये 8.9 बिलियन हो जाएगी, और जिसमें 92%, 92% जो होंगे वो मोबाइल ब्रॉडबैंड यूज करने वाले होंगे। अगर 2018 में अगर आपको मैं ले जाऊं तो जितना भी ट्रैफिक आ रहा था ऑनलाइन, वो सब किससे आ रहा था? मोबाइल से आ रहा था, कंप्यूटर से नहीं, कंप्यूटिंग डिवाइस, मोबाइल से आ रहा था। और यहाँ पर जो बड़े बड़े जायंट्स अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिए यहाँ पर आपको चाइना भी दिख रहा होगा, इंडिया के भी आपको बहुत सारे दिखेंगे। ये देखिए एयरटेल देखिए, और यहाँ पर आप जियो नहीं देख रहे हैं, जियो भी है इसमें। अपने उसने जो 1-2 साल में इतनी प्रगति की है, तो ये सारे प्रोवाइडर्स हैं।
मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर है, जिस तरीके से ये बना है, इसकी अंडरलाइन किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है, वो मोबाइल फ़ोन नेटवर्क का आर्किटेक्चर इंटरनेट आर्किटेक्चर से अलग है। इंटरनेट का आर्किटेक्चर, क्योंकि इंटरनेट तो एक नेटवर्क है, वहाँ पर अलग अलग टियर देखते हैं, एक टियर फिर दूसरा टियर, फिर आप ISPs देख सकते हैं, IXPs देखते हैं, ये सब उसमें आर्किटेक्चर है। किसमें? आपके इंटरनेट में। जहाँ आप मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक चित्र देखिएगा, इसी के बारे में 4G और 5G के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बाकी हम और भी जनरेशन्स के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर देखिएगा, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये है 4G का LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये EUTRAN, ये है इवॉल्व UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ये आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो है ये रेडियो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कैसे यूज होता है। आपका एक सेल फोन होगा, मतलब आपका ये सेल फोन है आपके हाथ में, है ना, और ये आपका बेस स्टेशन है, और इसके बीच में आप मतलब जब बात करेंगे तो बेस स्टेशन में जाएगा, और ये जो इसको कहा जा रहा है, ये जो सेलुलर, जहां पर एक बेस स्टेशन लगा होता है, जैसे आपके घर के पास में कोई एंटीना जरूर लगा होगा, इसी को हम कहते हैं E-Node B। क्या कहेंगे? E-Node B। तो जो UMTS है, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ये अब आप देखिएगा कोई भी सेलुलर फोन नेटवर्क है उसका हम फॉर्मल नाम अब UMTS देते हैं। जब 3G आया था तब हम UMTS बोलना शुरू हमने किया था, लेकिन आज इसका फॉर्मल नाम यही हो गया है। और जो एयर इंटरफेस है, ये जो हवा यहाँ से चल रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कैसे डेटा पहुँच रहा है, वो जा रहा है CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसके बारे में हम बहुत गहन चर्चा करेंगे आगे चल के। थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो सेलुलर बेस स्टेशन है और इसका जो कंट्रोलर है साथ में, इसी को हम कहते हैं RAN। आपने देखा ना, ये जो EUTRAN में RAN का मतलब होता है रेडियो एक्सेस नेटवर्क, मतलब जो वायरलेस साइड है मोबाइल फोन नेटवर्क का, वो वायरलेस साइड है ना आपका, क्योंकि यहाँ से भी ये यहाँ से तो सब वायरलेस है, और जो कंट्रोलर नोड है या फिर कहें कि जो RNC है, वो ये डिसाइड करेगा कौन सा स्पेक्ट्रम यूज करना है, मतलब किस तरीके से फ्रीक्वेंसी यूज करनी है। जो बेस स्टेशन है आपका, यही एयर इंटरफेस भी इंप्लीमेंट करता है कि भाई किस तरीके से बातचीत होगी। बाकी जो मोबाइल फोन नेटवर्क है, जिसको हम कोर नेटवर्क, यहाँ पर देखिए ये जो पूरा कोर नेटवर्क है, यहाँ पर भी मैं अभी EPC के बारे में बात करता हूँ, लेकिन कोर नेटवर्क जो बाकी का, मतलब आपका मोबाइल फोन हो गया, साथ में E-Node B हो गया, इसके अलावा बाकी चीज को हम कहते हैं कोर नेटवर्क। यही तो ट्रैफिक लेके जाएगा RAN में, यानी कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क में। 4G नेटवर्क की बात करेंगे तो जो कोर नेटवर्क है ये है पैकेट स्विच्ड, यानी पैकेट्स के थ्रू डेटा जाएगा, और जिसको हम कह रहे हैं EPC, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप EPC, ये वाला, इसको कहते हैं इवॉल्व पैकेट कोर। 3G के बारे में बात करें, 3G UMTS कोर, ये कहाँ से उत्पत्ति हुई थी? जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये 2G का जो GSM सिस्टम था, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल्स, वहां से आया था। और जो 4G EPC है, इसने आराम से पूरा का पूरा जो कोर नेटवर्क है उसका चेंज हो चुका है, अब सारा का सारा पैकेट स्विच्ड है। 5G तो पूरी की पूरी तरीके से आपका पूरी तरीके से डिजिटल है। तो डेटा सर्विसेज आज के ज़माने, पहले तो हम फ़ोन और वॉइस, बेसिकली फ़ोन क्या, मैं वॉइस बोलूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारा जब 2G या 1G सिस्टम आया था तो हम फ़ोन पे या इस पर ज़्यादा बात करते थे, लेकिन आज बिल्कुल चेंज हो गया है। जो पहले का सिस्टम था GPRS वगैरह, आज हम बिल्कुल उससे चेंज हो गए, मोस्टली हम डेटा के बारे में बात करते हैं। पहले जो 1G 2G में बड़े kbps की स्पीड में होती थी, अब शायद ही kbps के बारे में बात करते हैं, आप केवल gbps और उससे ऊपर के बारे में बात करते हैं, गीगाबिट पर सेकंड, ये है किलोबिट पर सेकंड। अब होता यह है कि आप मान लीजिए यहां पर आपका घर है और आप यहां पर मूव कर रहे हैं, अब आपको फोन पे बात करनी है ना, तो आप यहां से एक बंदा कनेक्टेड है, यहां से आप कनेक्टेड है, किससे? ये आपका बेस स्टेशन है, ये बेस स्टेशन हो गया। अब लेकिन आप जैसे ये गाड़ी चल रही है, आप यहां चले गए, तो आप इसकी परिधि से बाहर हो गए, इसके बाउंड्री से, या इसका ये कहे कि जो नेटवर्क है उससे बाहर हो गए, तो यहां पर आ गए, इस जगह आ गए। अब आप इससे कनेक्टेड नहीं रह सकते क्योंकि आपका कनेक्शन लूज हो गया। लेकिन जैसे आप यहां पहुंचे तो एक हैंड ओवर या हैंड ऑफ होना चाहिए ना, मतलब यहां से यहां कनेक्शन इसको मिल जाए, मतलब ये कनेक्टेड भी रहे और यहां से यहां कनेक्शन मिल जाए और ये इससे बात करता रहे। मान लीजिए दोनों फोन पे बात कर रहे हैं, तो जैसे ही यहां पहुंचेगा
तो इसको हैंड ओवर या हैंड ऑफ कहते हैं। जितने भी आप मोबाइल डिवाइस लें या फिर बेस स्टेशन है, ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई जैसे ही क्वालिटी ऑफ सिग्नल, जैसे सिग्नल ड्रॉप होने लगेगा तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करेगा कि भाई अब मेरे पास मेरी बाउंड्री में नहीं है, थोड़ा सिग्नल ड्रॉप हो रहा है, ज़रा यहाँ पर हैंड ऑफ करना पड़ेगा दूसरे को। तो जो सेल नेटवर्क्स हैं CDMA टेक्नोलॉजी पे, अगर वो CDMA पे है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पे, तो ये पॉसिबल है कि आप दूसरे ये पहला है, ये दूसरा है, दूसरे से कनेक्ट हो जाएं और उसी समय पहले से भी कनेक्ट रहें। कहने का मतलब ये है कि इससे क्या होता है कि आपका कनेक्शन लूज नहीं होगा, सर्विस ब्रेक नहीं होगी। आप बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, बात करते करते आप जैसे ही आगे बढ़े, यहां पहुंच गए, तो आपने इससे भी कनेक्शन आपका हल्का है और इससे भी कनेक्शन स्थापित कर लिया। तो मतलब एक छोटा एक समय होगा जिसमें आप दो बेस स्टेशन से एक साथ कनेक्टेड होंगे। इसको हम कहते हैं सॉफ्ट हैंडओवर। क्या कहते हैं? सॉफ्ट हैंडओवर। सॉफ्ट हैंडओवर का मतलब ये होता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है इस छोटे से पॉइंट पे। एक और होता है जिसे हम हार्ड हैंडओवर कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपका कनेक्शन यहाँ से लूज हुआ, थोड़ी देर के लिए आपका कनेक्शन ब्रेक होगा और जैसे आप इस बेस स्टेशन या इस सेल में पहुंचेंगे, आपका कनेक्शन इससे स्थापित हो जाएगा। इसको हम हार्ड हैंडओवर कहते हैं। अब एक सवाल उठता है, कैसे हमको पता चलेगा कि भाई इनकमिंग कॉल आ रहा है? हाउ टू फाइंड अ मोबाइल व्हेन देयर इज एन इनकमिंग कॉल? कैसे पता चलेगा? तो इसमें ये होता है कि जो भी मोबाइल फोन नेटवर्क हैं उनके पास HSS होता है, होम सब्सक्राइबर सर्वर। मतलब जो कोर नेटवर्क होगा ना, उसके पास हर एक आदमी का सब्सक्राइबर, हर एक सब्सक्राइबर का प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होता है, उसकी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन होता है। ये आदमी कौन है, क्या है, कैसे होए, अब इसमें सिम कार्ड के बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन इनके पास HSS के थ्रू ये बात करते हैं। फोन कंपनीज ने जो सिक्योरिटी है इसको बहुत सीरियसली लिया है, क्योंकि एक तो ये है कि भाई जब आप किसी कंपनी के थ्रू आप सर्विस दे रहे हैं, तो आप जो बंदा बात कर रहा है वही, उससे पैसा तो लेना ही है ना, आपको बिल तो उसको देना ही है, और कोई पेमेंट फ्रॉड ना हो, तो इसके लिए सिक्योरिटी ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो अगर आप 2G GSM की बात करें तो आप देखेंगे कि जो मोबाइल होता है, मोबाइल में एक तो हैंडसेट हो गया, उसके अंदर एक सिम कार्ड डालते हैं आप, है ना, एक रिमूवेबल चिप डालते हैं। ये जो रिमूवेबल चिप है, इसमें सब्सक्राइबर जिसने भी फ़ोन लिया है उसकी आइडेंटिटी होती है और उसका अकाउंट इन्फॉर्मेशन होता है, उसकी जानकारी होती है। इसी चिप को हम कह रहे हैं सिम या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या कहेंगे? ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सिम कार्ड या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब आप एक मोबाइल ले लीजिए, इसमें सिम डाल लीजिए, फिर दूसरा मोबाइल ले लीजिए, यही सिम उठा के आप इसमें डाल दीजिए, फिर वो आप यहाँ से बात करना शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी और दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप दूसरा मोबाइल तो ले जा सकते हैं, लेकिन सिम दूसरा ले लेंगे। UMTS की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, तो जो मोबाइल है वो इस सिम कार्ड के अंदर निहित इंफॉर्मेशन को ये भी चेक करता है कि क्या ये मोबाइल इस नेटवर्क का है कि नहीं है। सिक्योरिटी के अलावा, सुरक्षा के अलावा प्राइवेसी का मतलब होता है गोपनीयता, है ना। ये भी एक बहुत बड़ा कंसंट्रेशन है जब मोबाइल नेटवर्क या मोबाइल फोन्स के बारे में बात करते हैं। तो आप देखेंगे वायरलेस सिग्नल जो भी होता है, जैसे आप यहाँ से बात कर रहे हैं, आप यहाँ हैं और ये बेस स्टेशन है, जब आप बात कर रहे हैं तो ये तो यहाँ पर भी ये आदमी भी तो सुन सकता है, क्योंकि आप तो वायरलेस सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो कोई जो कान लगा के सुन सकता है या आपकी बातों को पकड़ सकता है, इसके लिए सिम में क्रिप्टोग्राफिक कीज डाल दी गई है ताकि जो ट्रांसमिशन हो वो क्रिप्टोग्राफिक हो, यानी कि जो सुन रहा हो उसके लिए गार्बेज समझ में आएगा। और यहाँ पर ये क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये होता है, एक जगह उसको हम इनक्रिप्ट करेंगे, दूसरी जगह वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग, अब इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।